तो आज का हमारा टॉपिक है सेल। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग जानेंगे पूरी जानकारी। सिर्फ इसको 3 पार्ट में हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। इसका 3 पार्ट बने क्योंकि सेल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका हम लोग 3 चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी सेल के बारे में देखते हैं। देखिए, सेल का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, यानी कोशिका का अध्ययन हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद जो हमारा कोशिका होता है यह अनेक प्रकार के जीवधारी शरीर का बना होता है। जीवधारी मतलब जैसे ऐसा लगता है सभी जीव के अंदर यह कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, फिर इसके बाद कोशिका की खोज की थी। किन्होंने कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इसकी मृत कोशिका की 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी। अब मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रोसिस, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज। जब 1674 में क्या हुआ था? जीवित कोशिका की खोज हुई थी, ठीक है ना। हाँ, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि 1674 में जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। हाँ, और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने यह बताया कि जो कोशिका होती है वह शरीर में हमारे पाई जाती है और कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। इसका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं सबसे छोटी कोशिका किसके अंदर होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में होती है, जो कि एक जीवाणु है, ठीक है ना, एक जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसका सबसे बड़ा कोशिका होता है, ठीक है ना, बड़ी कोशिका उसमें होती है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका, तो एक मानव अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका होती है और शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है ना। हाँ, और सबसे लंबी कोशिका कहाँ होती है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र में, जो कि हमारे ब्रेन होता है, जिसे हम स्नायु बोलते हैं। और ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका होती है। वहाँ क्या होता है? वहाँ विभाजन नहीं होता है कोशिका का, ठीक है। विभाजन मतलब बार बार बनना जल्दी, जैसे ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका होती है, बार बार बनना, वहाँ विभाजन। जैसे आप लोग देखते होंगे जब किसी के सिर में जब चोट आ जाती है, लग जाती है तेज, तो क्या होता है? वह पादप मतलब जैसे पेड़ पौधे, ठीक है ना। हाँ, इन दोनों में यह पाया जाता है। कौन? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। इसी झिल्ली के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे जब ठंडी रहती है जब तक, ठीक है ना, जब ठंडी चली जाती है तो घर पे देखते हो पूरा जाके करके सब ऐसे फेंक देते हैं, तो उसको एक किसमें रख देते हैं? जो गाँव के लोग रहते हैं उसको एक झिल्ली में रख देते हैं ना,
सभी पूरा जाकिर फुल्का ये वो जितने ठंडी चीज़ें रहती हैं पूरा उसी में रख देते हैं। इसीलिए वैसे ही समझिए कि पूरा अंग इसी के यानी कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, जैसे ही ठंडी के कपड़े उस झिल्ली के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, या है कोशिका झिल्ली, जैसे कोशिका हमारी कुछ इस प्रकार होती है, ऐसे है। इसी के अंदर सब क्या होता है, इसी के अंदर पूरा अंग भरा होता है, हम लोग जानेंगे। देखिए यह तो रहा हमारा कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये क्या है, देखिए यह पादप, यह सिर्फ पादप में पाया जाता है, ठीक है ना। जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ पादप में पाया जाता है, और पादप मतलब पेड़ पौधे, और वह किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। देखते हैं थोड़ा, ये जो कोशिका भित्ति होती है इसके बाहर पाई जाती है, किसके, इस कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ इस प्रकार रहती है। है ना, कुछ इसी प्रकार कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर यानी कोशिका के बाहर यह कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। यह रहा कुछ इसी प्रकार। तो देखिए इसी के बाहर पाई जाती है। यह क्या करती है, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे हम लोग अपने कपड़े से सुरक्षा मतलब सुरक्षा में बचाव कर सकते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं वो अपने बाल से, ठीक है ना, उनके बाल जो बड़े बड़े होते हैं उनसे वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना जो सुरक्षा होता है उनका वह कोशिका भित्ति से अपना सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। पौधों को सुरक्षा देता है यानी आकार प्रदान करता है, ठीक है ना। हाँ, यह किससे बना होता है, जो उनकी छाल होती है सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये कपड़ा, ये भी इसमें भी सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज, ठीक है ना। हाँ, और यह जैसे मान लीजिए जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिन ग्लाइसिन की बनी होती है। यह भी क्वेश्चन है जो जाके लीजिएगा, उसमें हमने लिख दिया था, तो यह है, ठीक है ना। हाँ, कोशिका भित्ति किसके पाई जाती है, पादप यानी पेड़ पौधों में, और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में और जंतुओं में, ठीक है ना। हाँ, तो यार अब चलिए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में चलिए देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, और गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स यानी रसधानी। देखते हैं, देखिए पहला नंबर तीसरा नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग हिंदी में सूत्रकारिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी खोज अल्टमाइन ने की थी। किसने, अल्टमाइन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमाइन ने की थी। अब यह क्या करता है, यह आप लोग सुने होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है, यानी ऊर्जा गृह से भी बोलते हैं, ठीक है ना। यह सही बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन आप देखते हैं कैसे बोलते हैं। लेकिन इसकी खोज अल्टमाइन ने की थी। यह ऊर्जा कैसे बनाता है, देखिए इसके जो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, वो जो सांस हम लोग लेते हैं वह किसको भेज देता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है। तो फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है, क्रेब्स चक्र, जिसके कारण वह क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। जब क्रेब्स चक्र चलता है फिर एटीपी बनाता है, फिर 38 एटीपी में एक ग्लूकोज बनाता है, एक ग्लूकोज में फिर यह पावर हाउस यानी ऊर्जा फिर बनाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ही यह ऊर्जा बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम लोग इसे गृह भी बोलते हैं, यानी ऊर्जा यानी पावर हाउस भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। हाँ, तो यह सभी चार चीजें से बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ, हमारे सभी मतलब हमारे अंदर सभी जगह कोशिका है, ठीक है ना, और यह क्या करता है, ऊर्जा बना रहा है। अब हमें ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना, हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तब सबसे ज़्यादा ऊर्जा मुझे कहाँ लगेगी, जीभ में लगेगी ना ऊर्जा। और जैसे मैं दौड़ता तो कहाँ ऊर्जा लगती, पैर में लगती। तो ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी ऊर्जा जीभ में लग रही थी। अब यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया को कहीं पहुँचाने जाए नहीं गया, तो कौन पहुँचाता है, क्या करता है, गोल्गी बॉडी जो है
इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह क्या करता है, परिवहन करता है। जैसे भी कहीं पास क्या हुआ, ऊर्जा घटा, या गोल्जी बॉडी तुरंत वहां ले जाएगा, जल्दी जल्दी ऊर्जा ले, जल्दी जल्दी, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। तो अब यहाँ सबसे ज्यादा ऊर्जा लग रही है, तो इसलिए गोल्जी बॉडी तुरंत तक जाता है, कहता है कि ऊर्जा ले ऊर्जा ले, नहीं तो बिल्कुल चला जाएगा। और फिर हो गया, ऊर्जा लेता है, फिर उसके बाद सभी अंग हमारे ठीक रहते हैं ना। ऐसे ही कौन करता है, गोल्जी बॉडी परिवहन करता है। और यह समझना है माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी आपको ना समझाया होगा क्या होता है। फिर पांचवा नंबर वैक्यूल, जिसे रसधानी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई 100 कुंटल का आदमी, सॉरी 1 कुंटल का आदमी है, ठीक है ना, 1 कुंटल का आदमी है, अब उसके अंदर बता दीजिए कि इसके अंदर 90% पानी है, यानी 90% पानी है। अब आप लोग सोचेंगे 100 कुंटल का और 1 कुंटल का आदमी है और उसके अंदर 90 किलो पानी है ना, 90 किलो पानी है, ऐसा होता है। तो उसके अंदर जो पानी है वह उसके पेट में तो है नहीं, अब इतना 90 किलो पानी पेट में रखना असंभव हो जाएगा। तो उसका जो पानी है वह किस में रहता है, नसों के अंदर रहता है, यानी सॉरी नसों के अंदर नहीं, किसके अंदर, हमारी कोशिका के अंदर रहता है, ठीक है ना, क्योंकि पेट में यह स्टोर नहीं हो सकता। तो इसलिए यह हमारे कोशिका के अंदर रहता है, यानी वैक्यूल्स में, ठीक है ना। वैक्यूल्स में पानी रहता है, जल स्टोर करता है, वैक्यूल्स जल स्टोर करता है। हमने जैसा कि आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमने इसे दर्शाया है गोल्जी बॉडी बी से और वैक्यूल्स बी से, ठीक है ना। तो यार है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स, यार है हमारा कोशिका की झिल्ली, इसी में हमारे पूरे अंग होता है, अभी हमने बताया ना आपको। हाँ, इसमें अभी आप लोग जानते हैं। तो यह आपको समझ में आया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स। अब चलिए लिखते हैं हम लोग आगे, इसका एक स्क्रीनशॉट दे लीजिए। तो देखिए 6वां नंबर सेंट्रोसोम, यानी इसको हिंदी में कहते हैं तारक कार्य। यह क्या करता है, यह हमारा विभाजन करता है। क्या करता है, विभाजन। अब विभाजन मतलब क्या होता है, देखिए एक कोशिका से 2 कोशिका बना देना क्या होता है, विभाजन होता है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर बहुत तेजी से लग गया, ठीक है, आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा गहरी चोट आ गई, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ तो विभाजन हो ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वह उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा लगने से, क्योंकि यहाँ विभाजन नहीं होता, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। यह सिर्फ जंतुओं में ही पाया जाता है, हम लोग के अंदर पाया जाता है, लेकिन यहाँ ब्रेन में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। हाँ, इसलिए अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पास लगता है चोट ज्यादा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी खोज किसने की थी, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। और सबसे धीमा, मतलब जिसमें विभाजन नहीं होता है, ब्रेन है, और सबसे तेज विभाजन काम होता है। तो सबसे तेज विभाजन हमारे लीवर में होता है, ठीक है ना। लीवर धड़ाधड़ मार क्या कहते हैं, विभाजन करे पड़े मत, कोशिका बनाए पड़े रहेगा, क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर आधा लीवर काट देंगे तो, लेकिन तब अपन लीवर जो है अपना पूरा कोशिका बना लेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यह होता है हमारा सेंट्रोसोम, समझ में आया ना। यह क्या करता है, विभाजन करता है, लेकिन हमारे ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए हमारे ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। यह समझ में आया। हाँ, अब देखते हैं अंतःप्रदत्त जालिका, जिसे ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ठीक है ना। यह क्या करता है, यह कोशिका कंकाल, यानी कोशिका को ढांचा प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर को एक कंकाल हमारे खड़े होने को प्रदान कर रहा है ना, वैसे ही यह कोशिका जो होता है कंकाल का मतलब एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। यह कोशिका सहायता करता है, कोशिका में यह सहायक होता है। यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो स्मूथ ER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और एक होता है रुद्ध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है यह वसा का निर्माण करता है, और जो रुद्ध इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए तो यहाँ
यह होता है वसा का निर्माण करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यह क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, ठीक है, यह पूरा हमारा क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। देखिए स्मूथ यानी जो चिकना, चिकना वाला भाग, स्मूथ जो कि वसा निर्माण करता है, स्मूथ ये वाला वसा निर्माण करता है, और रुट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यह क्या करता है प्रोटीन निर्माण करता है, यानी जो कि इस तरफ होता है, मतलब खुरदुरी यानी बराबर ना होना। तो यह क्यों खुरदुरा होता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है ना, इसमें क्या पाया जाता है राइबोसोम पाया जाता है। अब हम लोग कहते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। जी हाँ, यह बात सही है, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो रुट इस साइड वाला ही क्या करता है, इस साइड देखिए समझिए ध्यान से, स्मूथ मतलब चिकना होता है, इस तरफ का वसा निर्माण करता है, या तो इस तरफ हो गया। अब रुट वाले साइड तरफ रुट निर्माण वसा का नहीं करता है, लेकिन राइबोसोम निर्माण करता है उसका, इसका प्रोटीन का ये निर्माण नहीं करता, इस तरफ वाला निर्माण नहीं करता, उसमें जो पाया जाता है राइबोसोम यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह समझ में आया ना? हाँ हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में राइबोसोम 80S 70S यह सब जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो अगले पार्ट में पार्ट 2 में यह सब पूरी जानकारी जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।